सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में सरकार गठन पर राज्यपाल के फैसले का इंतजार। शशिकला का सरकार बनाने का दावा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने कहा पक्ष में बहुमत। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के चुनाव की तैयारियां पूरी। 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान कल। दूसरे दौर के लिए प्रचार तेज। नागालैंड में निकाय चुनाव प्रक्रिया खारिज। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को दी हालात की जानकारी। महिलाओं को 1/3 आरक्षण के खिलाफ हुआ था हिंसक प्रदर्शन। राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा प्रतिबंध आदेश पर रोक रहेगी बरकरार। संघीय अपीली अदालत ने निचली अदालत के फैसले को ठहराया सही। ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में देगा चुनौती। हैदराबाद टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। दूसरे दिन 3 विकेट पर 356 रन से आगे खेलेगा भारत। पहले दिन कोहली और मुरली विजय के शतक। तमिलनाडु में सत्ता संघर्ष के बीच अब सबकी नजरें राजभवन पर लगी हैं। 3 दिन के बाद कल चेन्नई पहुंचे राज्यपाल सी विद्यासागर राव से कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और एआईएडीएमके महासचिव शशिकला ने कल मुलाकात की। शाम 5 बजे राज्यपाल से 15 मिनट तक हुई मुलाकात के बाद पनीरसेल्वम ने कहा कि जल्द ही लोगों को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। पनीरसेल्वम को पूर्व मंत्री केपी मुनुसामी नथम और आर विश्वनाथन, राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन और कुछ मौजूदा विधायकों का समर्थन हासिल है। पनीरसेल्वम के बाद शशिकला नटराजन भी राज्यपाल से मिलने पहुंची। करीब 40 मिनट तक हुई इस मुलाकात के दौरान शशिकला ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। शशिकला ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी। दोनों की मुलाकात के बाद राजभवन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन खबरों के मुताबिक राज्यपाल कोई भी कदम उठाने से पहले कानूनी राय ले सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कल पूरे दिन तमिलनाडु में राजनीतिक घटनाक्रम क्या रहा। अन्नाद्रमुक में जयललिता की विरासत पर वर्चस्व की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। पार्टी के अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष ई मधुसूदनन गुरुवार को मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के गुट में शामिल हो गए। पार्टी की आम परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार मधुसूदनन को ही है। मधुसूदनन ने इसे पार्टी बचाने की कोशिश बताया। वहीं पनीरसेल्वम ने जयललिता को लिखी शशिकला की चिट्ठी जारी की। पनीरसेल्वम ने कहा कि शशिकला ने माफी मांगते हुए कहा था कि वो पार्टी में कोई पद नहीं लेंगी। எங்கள் மீது அபாண்டமாக ஏதாவது அவர்கள் செயற்கையாக ஏதாவது சொல்ல முற்பட்டால் நாங்கள் இன்னும் ஏற்பட்டு சில விவரங்களை சொல்வதற்கு நாங்களும் தயாராக இருக்கின்றோம்। எந்த குற்றச்சாட்டு சொன்னாலும் मद्रास हाईकोर्ट ने विधायकों से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में विधायकों को बंदी बनाने का आरोप लगाया गया था। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि सभी विधायक एमएलए हॉस्टल में हैं और आने जाने के लिए आजाद हैं। बुधवार को एआईडीएम के विधायक दल की बैठक के बाद शशिकला गुट के विधायकों को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया था। शशिकला समर्थक नेता पनीरसेल्वम को अवसरवादी बता रहे हैं। One of the techniques which is being given today is that make these, paid calls which are happening today to every MLA. Yes. They're all attending to their calls. They're responding to the, mails. I think there's no captivity. This captivity theory is completely not right. डीएमके ने दोहराया है कि अन्नाद्रमुक की आंतरिक कलह से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। Our working president has made it very clear that we will support the government only on issues. And we do not want to get involved into their party politics. तमिलनाडु के डीजीपी और मुख्य सचिव ने गुरुवार को पनीरसेल्वम से मुलाकात की। बीजेपी और कांग्रेस ने राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता को तुरंत खत्म करने की मांग की है। Things have come to this stage which are very unfortunate. Within 2 months, again and again changing the leadership and all these things which could have been avoided. We want things to be resolved soon. जिस भी व्यक्ति को एमएलएस का समर्थन प्राप्त है उसको गवर्नर को इनवाइट करना जरूरी है। ये संविधान की मर्यादा है। पूर्व राज्यपाल और पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने कहा कि राज्यपाल को तुरंत संवैधानिक जरूरत पूरी करनी चाहिए।
जो गवर्नर को लिखित रूप में एडीएम के पार्टी दे दे उसको मान के और मुख्यमंत्री की ओथ करा दें और उनको कहो कि आप 7 दिन में यू फेस द फ्लोर। संसद में भी गुरुवार को तमिलनाडु के राजनीतिक संकट की गूंज सुनाई दी। राज्यसभा में अन्ना द्रमुक सांसदों ने वी.के. शशिकला को तुरंत शपथ दिलाने की मांग की। लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात करें संसद के कामकाज की तो बजट सत्र का पहला हिस्सा कल पूरा हो गया। राज्यसभा में कल आम बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई। इस दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया, तो बीजेपी ने बजट को विकास परक बताया। सदन में बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नोटबंदी से लेकर जीडीपी तक सरकार को घेरा। चिदम्बरम ने कहा कि डिजिटल लेन देन कई मामलों में निजता का हनन है। उन्होंने नोटबंदी को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए इसे बगैर तैयारी के लिया गया फैसला बताया। And in November and December, it turned net negative. Money is being pulled out. So I don't know what your objective are, what your goal is, what your overarching vision is. If your overarching goal is to give a boost to the economy, if your overarching goal is to improve the economy and raise the growth rate, the strategy that your budget has followed is absolutely wrong. It is a dismal failure and you will realize it next year. समाजवादी पार्टी, टीएमसी और वाम दलों ने बजट को निराशाजनक बताते हुए युवाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। साथ ही नोटबंदी के फैसले की आलोचना की। सीपीएम सांसद तपन सेन ने फायदे में चल रही कंपनियों में विनिवेश का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार जब नोटबंदी कर सकती है तो ऐसा कानून बनाए कि पूरे देश के नौजवानों को जो 18 साल से अधिक उम्र का हो जाए, जिसको वोट देने का अधिकार है, तो उसको नौकरी पाने का अधिकार होना चाहिए। How much black money has been recovered? To what extent the subversive activities have been curbed? Why there is no mention in the presidential speech or the budget speech? Focus of this government in managing its economy, that is disastrous for our country's national economy and self-reliance. They are going ahead with privatization, all profit-making public sectors. हालांकि बीजेपी सांसद प्रभात झा ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए बजट को विकास को बढ़ावा देने वाला बताया। प्रभात झा ने दावा किया कि गरीबों का कल्याण इस बजट से होगा। मनरेगा में सैटेलाइट से काम हो रहा है। 5 लाख से अधिक तालाब आप साइट पर चले जाइए। भारत में यदि किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार ने बनाया है। बजट सत्र के पहले चरण के तहत राज्यसभा की कार्यवाही का गुरुवार को आखिरी दिन था। सत्र आगामी 9 मार्च तक के लिए स्थगित हो गया। बजट पर चर्चा दूसरे भाग में भी जारी रहेगी। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उधर लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद टैक्स देने वालों का दायरा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद देश में बेहतर और प्रभावी कर ढांचा होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री वीरप्पा मोइली ने लोकसभा में आम बजट पर चर्चा मुख्य तौर से नोटबंदी पर केंद्रित रही। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद कितना धन बैंकों के पास आया, आरबीआई को इसकी गणना करने में कुछ वक्त लगेगा। They would give an approximate assessment as to how much money is coming. Today when they have to give their final figure, they have to assess through every note through the counting system that they have. वित्त मंत्री ने नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। That when monies went into the banking system, even during the stress period, the size of the formal economy was increasing. हालांकि जेटली ने माना कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कुछ असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट का फोकस ग्रामीण इलाके और गरीब हैं। और हम लोगों का प्रयास ये है कि अपना जितना हमने खर्चा करना है, उस खर्चे को हम ग्रामीण क्षेत्र में करें, कृषि क्षेत्र में करें, जो कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आता है। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होगा।
डिस्करेज करने के लिए श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। साल भी हम लोगों ने संसद में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेनकोट वाले बयान पर अवरोध हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से माफी की मांग की और लोकसभा से वॉकआउट किया। राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर गतिरोध हुआ और सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में रेनकोट वाले बयान पर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में अवरोध हुआ। लोकसभा में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बयान के लिए माफी की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे सदन की बात यहां नहीं उठाई जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं, वो जो उन्होंने कमेंट किया है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में राज्यसभा की ठीक नहीं है। और एक प्राइम मिनिस्टर ऐसी भाषाएं यूज करते हैं दूसरों। कांग्रेस सांसदों ने अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट किया। आई एम सॉरी, खड़गे जी बात सुनिए जी, ये अच्छी बात नहीं है। नो Uncivilized and then barbaric language they use. If there is something unparliamentary, the chair will take care of it every day. My point is the words spoken by them. Let them take back all these words. Apologize to the parliament. Apologize to the nation for insulting a prime minister who is elected by the people. राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणियों को लेकर अवरोध हुआ। He insulted the memory of Indira Gandhi, martyred Prime Minister of India. He referred to a book written by an executive assistant, did not even authenticate and place it here. सीपीएम और जेडीयू ने प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण पूछने नहीं देने का मामला उठाया। सीताराम येचुरी ने नियम 267 के तहत नोटिस भी दिया था। And that was, I was not permitted then to raise that point. And it's a complete distortion of the facts of what my party stands for. जब इधर से विरोध हुआ कि नहीं, प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद अब समापन हो गया, अब नहीं बोलना चाहिए। सभापति जी ने इन्हें रिमाइंड किया, उन्होंने कहा था आप बाद में बोलिए। under rule 18 and that's the rule they wanted me to cite, the government has a right to reply. There is no right of any rejoinder provided for in that rule. अवरोध के चलते शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्रवाई बाधित हुई और आखिर में सदन की कार्रवाई गुरुवार को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना कोई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सीखे। उनके कार्यकाल के दौरान कई घोटाले हुए, लेकिन उन पर एक भी आरोप नहीं लगा। इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट किया था। विशाल दहिया के साथ रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। और अब बात चुनाव से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस दौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों की 73 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इससे पहले कल शाम पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को अलीगढ़ में रैली की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। स्वच्छता अभियान पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश को झाड़ू पकड़ा दिया है, लेकिन इससे कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर देश की जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जो भी दिन आए 15 लाख दे दूंगा, किसान का कर्जा माफ कर दूंगा, हिंदुस्तान को साफ कर दूंगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे। आप मुझे बताओ, पिछले 2.5 साल में
क्या किया। उधर अखिलेश यादव ने मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद और आगरा में कई जगह पर चुनावी जनसभाएं की। अखिलेश ने प्रधानमंत्री के अच्छे दिन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हमें और आपको अच्छे दिन के बहाने लाइन में लगा दिया, कोई बचा तो लाइन में लगा हो। पैसा बहुत है आपके पास, आपने तो कहा था कि गरीब को हम 15 लाख रुपए भिजवा देंगे। 15 लाख रुपए तो दूर, अगर 15,000 रुपए हम लोगों को भिजवा दिए होते तो बताओ। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कमान संभाली। मथुरा में रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर चुटकी दी। कम से कम 5 साल में आपके सारे गांव पक्की सड़कों से जुड़ गए होंगे। पानी ठीक तरीके से सबको मिल रहा होगा। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया। पहले दौर में 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के सियासी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अलीगढ़ में रैली करके प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अखिलेश ने चुनावी जनसभा में अच्छे दिन पर तंज कसा, तो मथुरा में पलटवार करते हुए राजनाथ सिंह ने सपा कांग्रेस के साथ को बेअसर बताया। हरिद्वार की लक्सर रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती के निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों रहे। मायावती ने कहा कि आजादी के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने कमजोर तबकों को उनका अधिकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़े लोग समीक्षा की आड़ में आरक्षण को खत्म करने की कोशिश में हैं। दुख की बात यह है कि सत्ता में आने के बाद, केंद्र की सत्ता में आने के बाद इनके अब ये सभी चुनावी वायदे इनकी सरकार के एजेंडे से अधिकांश गायब हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हरीश रावत सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने उत्तराखंड को बदनाम करने का काम किया। उखाड़ कर फेंक दीजिए इस हरीश रावत सरकार को। ये हरीश रावत सरकार उत्तराखंड का विकास नहीं कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, एक ऐसी सरकार दे दीजिए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देवभूमि को एक मॉडल स्टेट बनाए। मॉडल स्टेट। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर में रैली की और बीजेपी पर निशाना साधा। केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड में चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश की थी, जनता उन्हें जवाब देगी। बैंक के सामने जो लाइन लगी थी, उसमें आपने एक उद्योगपति को खड़ा हुआ देखा? आपने एक गरीब व्यक्ति को खड़ा, एक अमीर व्यक्ति को खड़े होते हुए देखा? आपने सूट बूट वालों को खड़े होते हुए देखा? नहीं। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर एक ही दौर में 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही बीएसपी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागालैंड के राज्यपाल पीबी आचार्य ने शहरी निकाय चुनाव प्रक्रिया खत्म करने को मंजूरी दे दी है। राज्य के आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना वापस ले ली है। इधर नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात करके उन्हें राज्य के ताजा हालात की जानकारी दी। जेलियांग ने गृह मंत्री को बताया कि उन्होंने कई आदिवासी संगठनों के कहने पर चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। सरकारी राशन की दुकानों से सस्ता अनाज लेने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, उन्हें 30 जून तक का समय दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी वाला अनाज के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि वो आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ जोड़े। सरकार के इस फैसले का मकसद देश की सभी राशन की दुकानों को डिजिटलाइज करना और इनमें होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है। दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए गोपाल अंसल को 1 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गोपाल अंसल को सरेंडर करने को भी कहा है।
दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की 1 साल की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने गोपाल अंसल को 4 हफ्ते के भीतर सरेंडर कर बाकी की सजा काटने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने गोपाल अंसल के बड़े भाई सुशील अंसल की उम्र को देखते हुए राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि सुशील पहले ही सजा काट चुके हैं और वही पर्याप्त है। पीड़ितों और सीबीआई की पुनर्विचार याचिका पर आदेश देते हुए कोर्ट ने अंसल बंधुओं पर 30-30 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। उपहार हादसा पीड़ित संघ ने फैसले पर नाराजगी जताई है। Here they've reduced the sentence to period undergone and 1 year. If this is the judgment, this is the kind of judgment somebody is going to get after killing 59 people, I think it's not worth coming to the courts. It's a futile exercise. 13 जून 1997 में दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी। इसमें 59 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को 3 महीने के भीतर 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया था। साथ ही जुर्माना नहीं देने की सूरत में 2 साल की जेल की सजा की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन को पत्र भेजा है। गुरुवार को चिट्ठी ब्रिटेन के दिल्ली स्थित उच्चायोग के अधिकारियों को सौंपी गई। भारत और ब्रिटेन के बीच पहले से प्रत्यर्पण संधि है। विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई के आरोपों के बाद विदेश मंत्रालय ने यह पत्र भेजा है। माल्या पर कई बैंकों का करोड़ों का कर्ज बकाया है। अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर रखा है। इसके बावजूद वो भारत लौटने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने उनका पासपोर्ट भी रद्द कर रखा है। We have today handed over the request for extradition of Mr. Vijay Vittal Mallya as received from the CBI to the UK High Commission in New Delhi. We have requested the UK side to extradite him to face trial in India. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज से राष्ट्रीय महिला संसद का सम्मेलन शुरू हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन का मकसद महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करना और बढ़ावा देना है। इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए नए विचारों, अवधारणाओं, सिद्धांतों और विचारधाराओं को सामने लाना है। सम्मेलन में देश विदेश की 91 महिला सांसद, 401 महिला विधायक और सामाजिक और कॉर्पोरेट सेक्टर की 300 महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शिरकत करेंगे। आइए कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध पर फेडरल कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। गुरुवार को फेडरल कोर्ट में यात्रा प्रतिबंध हटाने का आदेश बरकरार रहने के बाद उन्होंने ये फैसला किया। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलने की उम्मीद जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फेडरल कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि अदालतें राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रही हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान अपील कोर्ट ने यात्रा प्रतिबंध के बारे में कई सवाल पूछे। 3 जजों के पैनल ने राष्ट्रपति की ताकत और 7 देशों को आतंकवाद से जोड़ने के सबूतों के बारे में भी सवाल किया। बात क्रिकेट की। हैदराबाद टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ शानदार शुरुआत की है। मैच के पहले ही दिन भारत ने 3 विकेट पर 356 रन बना लिए। आज दूसरे दिन का खेल इसके आगे शुरू होगा। भारत ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन मैच की चौथी गेंद पर बांग्लादेश के गेंदबाज तस्कीन अहमद ने सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को बोल्ड कर दिया। इसके बाद मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा के बीच दूसरे विकेट के लिए 178 रनों की साझेदारी हुई। पुजारा ने 83 रनों की पारी खेली। पुजारा ने 177 गेंद का सामना करते हुए 9 चौके मारे। इसके बाद मुरली विजय का साथ देने कप्तान कोहली आए। भारत ने 4 का 2 विकेट पर 206 रन बना लिए थे। आखिरी सत्र में पहले मुरली विजय ने शतक पूरा किया। ये उनका 9वां शतक है। मुरली विजय 108 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने शतकीय पारी में 12 चौके लगाए। मुरली विजय के बाद अंजुम रहाणे ने कप्तान का अंत तक साथ निभाया। इस दौरान विराट कोहली ने अपना 16वां शतक पूरा किया। कोहली 111 और रहाणे 45 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। तमिलनाडु में सरकार गठन पर राज्यपाल के फैसले का इंतजार। शशिकला का सरकार बनाने का दावा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम ने कहा,
उनके पक्ष में है बहुमत। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले दौर की तैयारियां पूरी, 15 जिलों के 73 सीटों पर मतदान कल, दूसरे दौर के लिए प्रचार तेज। नागालैंड में निकाय चुनाव प्रक्रिया खारिज, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को दी हालात की जानकारी, महिलाओं को 1/3 आरक्षण के खिलाफ हुआ था हिंसक प्रदर्शन। राष्ट्रपति ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध आदेश पर रोक रहेगी जारी, अपीली अदालत ने निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार, ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में देगा चुनौती। और हैदराबाद टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत, दूसरे दिन 3 विकेट पर 356 रन से आगे खेलेगा भारत, पहले दिन कोहली और मुरली विजय के शतक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।